7 जुलाई को नरेंद्र मोदी के 17 शब्द पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के लिखे एक पैराग्राफ ने अचानक से चीन और पाकिस्तान के खौफ का ग्राफ बढ़ा दिया है। नरेंद्र मोदी ने आखिरकार ऐसा क्या कह दिया है? मोदी की वो कौन सी बात है जिसे सुन जिनपिंग भी मौन है, मुनीर भी बेचैन है? तो बहुत गौर से सुनिएगा, मोदी ने क्या कहा है। जो आतंकवाद को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट करेगा वो उसकी भारी कीमत चुकाएगा। ब्रिक्स समिट में मोदी की यह मैसेजिंग किसके लिए है? आतंकवाद को डायरेक्ट सपोर्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट वाली ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने किसके लिए लिखी है? मोदी ने किसे भारी कीमत चुकाने की धमकी दी है? मोदी ने यह चेतावनी मुनीर को दी है, शहबाज शरीफ को दी है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी दी है। डायरेक्ट सपोर्ट यानी पाकिस्तान, इनडायरेक्ट सपोर्ट यानी चीन। तो क्या अब आतंकवाद के मुद्दे पर चीन और पाकिस्तान को एक नजर से देखेगा हिंदुस्तान? मोदी ने अब की बार बिना लाग लपेट के भारत का स्टैंड रख दिया है। हिंदुस्तान आगे क्या करने वाला है, कौन सा स्टेप लेने वाला है, इसका इंटेंशन भी डिक्लेयर कर दिया है। सबसे पहले ब्रिक्स समिट में मोदी की स्पीच के 6 मेन पॉइंट समझिए। नंबर 1, मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया, आतंकवाद को सबसे बड़ा खतरा बताया। नंबर 2, मोदी ने साफ मैसेज दिया कि अब आतंकवाद पर दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। नंबर 3, मोदी ने कह दिया कि अगर कोई देश आतंकवाद को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर सपोर्ट करता है तो उसे उसकी भारी कीमत चुकानी होगी। नंबर 4, आतंकवादियों और उनके स्पॉन्सर्स के खिलाफ बिना किसी देरी के सैंक्शन लगाए जाएंगे। नंबर 5, आतंकवाद के पीड़ितों और आतंकवाद के समर्थकों को एक ही तराजू में नहीं तोला जाना चाहिए। और नंबर 6, पर्सनल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए आतंकवाद के साइलेंट समर्थन या अप्रूवल को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने ब्राजील में हुए ब्रिक्स समिट में यह बात उस वक्त कही जब पाकिस्तान का जिगरी दोस्त वहां मौजूद था। यहां बात चीन की हो रही है और जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, जिस सीट पर नरेंद्र मोदी बैठे हैं उसी के ठीक बगल में मोदी के राइट हैंड में जिनपिंग की जगह ब्रिक्स समिट में आए चीन के प्रीमियर ली कियांग बैठे थे। और इसे भारत की कूटनीतिक जीत ही कहेंगे कि जून के महीने में जिस एससीओ समिट के साझा बयान में पहलगाम हमले का जिक्र ना होने और राजनाथ सिंह के हस्ताक्षर ना करने के बाद एससीओ का ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं आ पाया। उसके ठीक चंद दिनों बाद ब्राजील में हुए ब्रिक्स समिट में चाइनीज प्रीमियर की मौजूदगी में मोदी ने ब्रिक्स के ज्वाइंट डिक्लेरेशन में पहलगाम हमले का भी जिक्र करवा दिया, आतंकवाद को भी साझा बयान में शामिल करा लिया और पाकिस्तान में मुनीर बैठा बैठा देखता रह गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी 10 सालों का सबसे लंबा जो है वो सफर शुरू कर दिया है। क्या ये सफर सिर्फ ग्लोबल ऑप्टिक्स के लिए है या भारत जो है वो दुनिया भर में अपनी सॉफ्ट पावर पुश करके पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक तौर पर कॉर्नर करना चाहता है? बेसिकली नरेंद्र मोदी जो है वो अपने आप को पिच कर रहे हैं ग्लोबल साउथ का लीडर। सो नरेंद्र मोदी बेसिकली ग्लोबल साउथ के चैंपियन बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं ग्लोबल साउथ का लीडर बनूं। नरेंद्र मोदी को अपनी एक्सेस बढ़ानी है, रीच, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे ये मैसेजिंग करनी है कि जनाब हम जो है वो बहुत ज़्यादा अब इंडिया वो इंडिया नहीं रहा जो हाथ फैलाता था, अब वो इंडिया है जो एक लॉन्ग टर्म सोच रखता है। क्या पाकिस्तान को जो है वो इंटरनेशनली आइसोलेट करने की स्ट्रेटेजिक कोशिश हो रही है अंडर द लाइक आप कह सकते हैं गार्ब ऑफ एंटी टेररिज्म टॉक? लेट्स सी, वहां पे मोदी साहब हमारे खिलाफ बातें करेंगे ऊंची ऊंची और हमारा वो नैरेटिव हमारे बारे में लेके आएंगे। तो वैसे ही इंडिया अब एज ए ग्रेट प्लेयर के तौर पे इमर्ज कर रहा है। अब वो कह रहे हैं वॉर ऑन टेरर, दुनिया से मदद ले रहे हैं, दुनिया से जी ये वॉर ऑन टेरर है, ये टेररिज्म है जो पाकिस्तान कर रहा है। वो इस वक्त नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ग्लोबल राउंड टेबल करवाना चाह रहे हैं। यू अंडरस्टैंड द ग्लोबल राउंड टेबल? ये ग्लोबल राउंड टेबल क्या होता है? मतलब सारी दुनिया को इकट्ठा करो,
सारी दुनिया को इकट्ठा करो। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, दैट्स व्हाट दे आर टॉकिंग, कि दुनिया में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस कराई जाए और उस कॉन्फ्रेंस में कहा जाए कि पाकिस्तान दहशतगर्दी गिरा रहा है, दुनिया आए इसके ऊपर बात करे। ब्रिक्स के ज्वाइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद और पहलगाम का जिक्र आना शहबाज और मुनीर के लिए किसी झटके से कम नहीं है, और यह झटका भी कोई ऐसा वैसा नहीं है। ब्रिक्स देशों का ज्वाइंट स्टेटमेंट करीब 31 पन्नों का है। इसमें 126 पैराग्राफ हैं, लेकिन इसमें 10 बार सिर्फ भारत का ही नाम है, 27 बार दुनिया में हो रहे आतंकवाद की बात है, और उसमें जिस एक टेरर अटैक का जिक्र पहली पंक्ति में है वो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले का ही है। साझा बयान में बाकायदा आतंकवादियों के क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट का जिक्र है, आतंकवादियों के फाइनेंसर्स और सेफ हेवन्स का जिक्र है। इसमें यह तक कहा गया है कि आतंकवाद से लड़ने की जिम्मेदारी सीधे सीधे स्टेट की है, यानी इशारा डायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ ही है। सारे राष्ट्राध्यक्षों ने माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों को जो है सहर्ष स्वीकार किया है, और ब्रिक्स ने पहलगांव की घटना को जिस ढंग से अपने बातचीत में शामिल किया है, और जिस तरह के डेलीगेशन में सारे लोगों ने एक साथ टेरर को खिलाफत किया है, और वो एक पार्ट है हमारे ज्वाइंट स्टेटमेंट का, मुझे लगता है कि इससे बड़ा मजबूत प्रधानमंत्री इस देश को नहीं मिल सकता। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति शुक्रगुजार हैं, और उनका जो नेतृत्व है वो पूरा का पूरा 190 से ऊपर कंट्री उसको मानता है, और उनके नेतृत्व में भारत मजबूत है, इसलिए हम मजबूत हैं, और पाकिस्तान को जो है मुंह तोड़ किसी भी समय हम जवाब देने की स्थिति में। ब्रिक्स में टेरर पर आए इस साझा बयान के बाद अब पाकिस्तान में भी कमेंट्री शुरू हो गई है कि लश्कर, जैश, हिजबुल ये सब के सब पाकिस्तान में ही तो मौजूद हैं। इन सारे आतंकवादी संगठनों के कैंप पाकिस्तान में इस वक्त भी एक्टिव हैं। पाकिस्तानी खुद मानने लगे हैं भारत सही कह रहा है, तभी दुनिया भारत का साथ दे रही है, पाकिस्तान को इग्नोर कर रही है। ये बिल्कुल बात सही है कि हमारे यहाँ ये जो ग्रुप्स हैं, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद वगैरह, और उसकी लीडरशिप बैठी है। इंडिया इज ए लार्ज इकोनॉमी विद अ लॉट ऑफ पीपल, उसको दुनिया इग्नोर नहीं कर सकती। अगर हम कहें कि जी इग्नोर करेंगे तो इग्नोर नहीं होगा। पाकिस्तान इस बात से भी इनकार नहीं कर पा रहा कि यहाँ पर मसूद अजहर और हाफिज सईद और इस किस्म के लोग भी पाए जाते हैं, जो कि ना सिर्फ ये कि जिनका नाम भारत लेता है और कहता है कि जी इन्हीं लोगों ने टेररिज्म की है और ये लोग इन्वॉल्व हैं मुंबई अटैक्स और कई दूसरे अटैक्स या जो नुकसान हुए हैं भारत में उसमें, तो पाकिस्तान से कहा गया कि जी इन लोगों को हवाले किया जाए। हर बार पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, कई बार पाकिस्तान ने ये कह दिया कि जी इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है और ना ही हम अपने इन लोगों को दे सकते हैं। बहुत तरह की बातें होती रही। मैं भी हर वक्त कहती हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि किसी तरीके से ये दोनों जो अनमोल रतन हैं पाकिस्तान में बैठे हुए, चाहे वो हाफिज सईद हो चाहे वो मसूद अजहर हो, उनको भारत के हवाले कर दिया जाए। और यही चीज बिलावल साहब ने भी कही, मगर उसके साथ ही बिलावल साहब ने ये भी कह दिया कि मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं है। जी हाँ, ये बात भी जो है बिलावल साहब ने अपने इंटरव्यू में कही है। उनका कहना यह है कि जी वो अफगानिस्तान में है, यानी कि मौलाना मसूद अजहर जो है वो इस वक्त अफगानिस्तान में है, वो पाकिस्तान के पास नहीं है। अब इस बात का भरोसा कौन करेगा? यानी एक तरफ आप कह रहे हैं, अब यहीं से डबल गेम शुरू हो जाती है, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि न जाने हमारे लोगों को क्या प्रॉब्लम है कि एक सीधी सीधी बात करते करते एकदम से कहानी में ट्विस्ट लेकर आ जाते हैं और कहीं की कहीं कहानी निकाल देते हैं। बिलावल साहब ने ये कह दिया कि जी मसूद अजहर, मौलाना मसूद अजहर तो जी पाकिस्तान के पास है ही नहीं, वो तो अफगानिस्तान में। अब कोई पूछे कि आपको कैसे पता वो अफगानिस्तान में? हाफिज सईद का क्या, वो तो यही है ना लाहौर में, या वो भी कहीं आपने ईरान वीरान भेज दिया है? तो अगर वो है तो उसी को दे दीजिए, और कम से कम ये तो एक अच्छी बात हो जाएगी कि पाकिस्तान की ये दो लोगों से तो जान छूटेगी। और हो सकता है कि भारत इस बात को देखकर थोड़ा भरोसा कर ले। ब्रिक्स में आतंकवाद के खिलाफ नरेंद्र मोदी की अग्रेसिव डिप्लोमेसी का असर पाकिस्तान पर दिखा है। पाकिस्तान अभी से एक और हमले का इंतजार कैसे कर रहा है, इसका वीडियो आपको आगे दिखाएंगे। पहले उस चीन की बात करते हैं जिसे अब की बार मोदी ने लपेटे में ले लिया है।
पिछले हफ्ते ही इंडियन आर्मी ने खुलासा किया था कि कैसे हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन और तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की थी। इंडियन आर्मी ने यह भी खुलासा किया था कि युद्ध के दौरान चीन मिनट टू मिनट की अपडेट पाकिस्तान को दे रहा था। और अब एक नया खुलासा हुआ है। आपको याद होगा, पाकिस्तान पिछले कई दिनों से चिल्ला रहा है कि उसने 4 दिन तक चले युद्ध में इंडियन एयरफोर्स के राफेल फाइटर जेट्स को मार गिराया था। पाकिस्तान ने इसके लिए बाकायदा एक फेक कैंपेन चलाई, अफवाह फैलाई, भ्रम फैलाया। मगर अब पता चला है कि पाकिस्तान राफेल के खिलाफ यह पूरा का पूरा फेक कैंपेन चीन के इशारों पर चला रहा था। और इसका खुलासा फ्रेंच इंटेलिजेंस की पड़ताल में हुआ है। फ्रेंच मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के मुताबिक चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान ने राफेल के खिलाफ एक पूरा डिस इंफॉर्मेशन कैंपेन चलाया। चीन ने तो बाकायदा इस काम के लिए अपनी अलग अलग एजेंसीज को भी लगाया था, जिसका मकसद था राफेल फाइटर जेट्स की साख पर बट्टा लगाना और उसकी सेल्स को कम करना। चीन ने यह कैंपेन इसलिए चलाया ताकि कोई और देश फ्रांस से राफेल जैसे मिलिट्री फाइटर एयरक्राफ्ट ना खरीदे। फ्रेंच इंटेलिजेंस की पड़ताल में यह भी पता चला है कि चीन और पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स के जिन 5 राफेल फाइटर जेट्स को मार गिराने का दावा किया था, वो भी एक डिस इंफॉर्मेशन कैंपेन ही था और कुछ नहीं। अब सवाल है कि चीन और पाकिस्तान ने मिलकर यह झूठा नैरेटिव क्यों फैलाया। इसका जवाब यह है कि 4 दिन की लड़ाई में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के तो पसीने छुड़ाए ही छुड़ाए, लगे हाथों पाकिस्तान के चाइनीज हथियारों, चाइनीज डिफेंस सिस्टम की भी हवा निकाल दी। इसीलिए हिंदुस्तान के इन 2 दुश्मनों ने झूठी कहानी बनाई और अब यह बात खुद पाकिस्तानी भी मान रहे हैं। बहुत सारे हमारी डिफेंस में गैप्स भी हैं। मसलन ये कि 9 जो टारगेट्स थे इंडिया ने एक्वायर किए, 11 फिर आपके बेसिस पे हमला हुआ, तो आपके एयर डिफेंस डिडंट वर्क। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ आधे मिनट में पाकिस्तान को ये फैसला करना था कि उसे जौहरी हमला करना है या नहीं करना। सिर्फ आधे मिनट का टाइम था, 30 से 45 सेकंड। नाज़रीन, कभी कभार जो है मिसाइल वो किसी एक ज़मीन के हिस्से पर नहीं गिरता, वो फैसलों पर गिरता है, वो पॉलिसीज़ पे गिरता है, वो अमन पर गिर जाता है। और यही बिल्कुल बात हुई जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल से हमले किए थे। आज जनूबी एशिया दोबारा पूरी दुनिया की नज़रों में आ रहा है और उसकी वजह वही ब्रह्मोस मिसाइल जो इसका एक सुपरसोनिक मिसाइल है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है भारत का, जब उसने उसका हमला पाकिस्तान के ऊपर किया। जब ये मिसाइल पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ और ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को मिल चुकी थी, तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 30 से 45 सेकंड का वक्त था कि जिसमें पाकिस्तान ने ये तयन करना था, ये जज करना था कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स भारत ने हमारे मुल्क की तरफ फेंके हैं, क्या ये जौहरी हथियार के साथ हैं कि एक जौहरी मुल्क हमारे पे बैलिस्टिक मिसाइल फेंक रहा है, तो इसकी असेस करना इसको कि ये एक जौहरी वेपन के साथ आ रहा है, ये एक एटम बॉम्ब वाला बॉम्ब है या इट्स अ रवायती बॉम्ब, इसको असेस करना कितना एक मुश्किल काम है। यानी अब की बार पाकिस्तान तो फंसा ही फंसा है, चीन भी बुरी तरह से लपेटे में आ गया है। मुनीर, शहबाज, जिनपिंग, तीनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। इस इंटरनेशनल बेइज्जती से बचने के लिए मुनीर अब एक नई स्क्रिप्ट लेकर आया है। सोमवार को इस्लामाबाद में मुनीर ने एक नई स्क्रिप्ट पढ़ी है, भारत को एक नई धमकी दी है। इंडियन आर्मी ने जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर के वक्त चीन, पाकिस्तान, तुर्की की भारत के खिलाफ ज्वाइंट युद्ध की पोल खोली है, मुनीर को उसके चाइनीज मास्टर्स ने काम पर लगा दिया है, नया टास्क दे दिया है। मुनीर ने अब यह नैरेटिव फैलाना शुरू कर दिया है कि 4 दिन तक चले युद्ध में चीन ने उसकी कोई मदद नहीं की,
मुनीर ने यह भी कहा कि भारत चीन का नाम लेकर कैंप पॉलिटिक्स खेल रहा है। लेकिन लगता है कि मुनीर ने अपने रक्षा मंत्री को नहीं समझाया, पढ़ा लिखा कर टीवी इंटरव्यू के लिए नहीं भिजवाया, क्योंकि खुद ख्वाजा आसिफ मान चुका है कि भारत से हुए युद्ध में चीन और तुर्की ने पाकिस्तान की खूब मदद की और यह बात पाकिस्तान में हर कोई जानता है। मई 2025 की जंग थी जो कि एक कॉन्फ्लिक्ट था पाकिस्तान और भारत का। इसमें वो पाकिस्तान यानी कि एक दुश्मन के साथ नहीं लड़ रहे थे बल्कि दो दुश्मनों के साथ लड़ रहे थे, और वो दूसरा दुश्मन वो चाइना था जो पाकिस्तान को मुसलसल हर किस्म की वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था। हर किस्म की खुफिया जो इंफॉर्मेशन उनको अपने सैटेलाइट के थ्रू मिल रही थी वो पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा था। इस जंग के दौरान पाकिस्तान को भारत की तमाम जंगी मूवमेंट्स के बारे में पल पल की खबर मिल रही थी, और ये खबरें पाकिस्तान को और कोई नहीं बल्कि चाइना प्रोवाइड कर रहा था। पाकिस्तान को भारत की ना सिर्फ ये कि इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की लोकेशंस पता थी, बल्कि पाकिस्तान को उसके अहम मिलिट्री वेक्टर्स यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल्स जिनके जरिए जौहरी हमला भी हो सकता है, उनके भी तमाम पिन पॉइंट लोकेशंस मालूम थी। जितने भी मेजर वेपन्स थे उन सब की पिन लोकेशंस मालूम थी। यानी कि अगर देखा जाए तो मैदान में एक तरफ जो है वो भारत खड़ा था जंग के लिए और दूसरी तरफ पाकिस्तान था, लेकिन पाकिस्तान के पीछे एक बहुत बड़ा साया चाइना की सूरत में वहां पे मौजूद था, और ये साया आज का नहीं है, ये इससे पहले भी था, ये अभी भी है और ये आगे भी रहेगा। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। क्या मोदी चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ प्लान रेडी कर चुके हैं? इसका जवाब है हां। ब्रिक्स जाने से पहले मोदी का अफ्रीकी देशों का दौरा करना, इसमें भी चीन वाला एंगल है, क्योंकि अफ्रीका में चीन का प्रभाव ज्यादा है। मोदी उस प्रभाव को कम करना चाहते हैं और इसके स्क्रिप्ट मोदी ने लिख दी है। रही बात पाकिस्तान की, तो उस पर अभी एक और स्ट्राइक होनी बाकी है। मुनीर ने फिर से धमकी दी है, एक और युद्ध की बात कही है। हिंदुस्तान मुनीर की विश जरूर पूरी करेगा, और ये विश कैसे पूरी होगी ये खुद पाकिस्तानी ही बता रहे हैं। फिर वो ऑपरेशन जो सिंदूर है वो आपका अगर सीज फायर हो गया तो आप खामोश होकर बैठ गए। अब आप अपने ऑपरेशन सिंदूर का जो फेज 2 लॉन्च करने की तैयारी में है वो सबको नजर आ रहा है, खास तौर पे पाकिस्तान को तो बहुत अच्छा नजर आ रहा है, और आप पूरी दुनिया में वैसा खुद भी बताते फिर रहे हैं कि जी अब हम इसका फेज 2 लॉन्च करने वाले हैं। अब आपकी तैयारियों के सबूत हमें कैसे मिल रहे हैं? तैयारियों के सबूत इस तरह है जनाब कि अब जैसे कि खबर मिली है कि भारत जो है वो बहुत जल्द इंडियन नेवी से जो उनके जहाज हैं इंडिया की नेवी के, उधर से एक K6 ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका वो तजर्बा करने वाला है बड़ी जल्दी। और ये तजर्बा क्या होगा? ये अंडर दी वाटर तजर्बा होगा, और बैलिस्टिक मिसाइल का ये तजर्बा है, और ये एक्चुअली एक न्यूक्लियर तजर्बा होगा जो वो कर रहा है। ये किस लिए कर रहा है? पाकिस्तान को डराने के लिए, पाकिस्तान को धमकाने के लिए। साथ ही साथ हमें ये भी खबरें मिल रही हैं कि जो आपका IL-76 जो आपका ट्रुप कैरियर एक तैयारा है वो मुसलसल इस वक्त जो है ना मूवमेंट पर है, और वो क्या कर रहा है? आपके ट्रूप्स को एक ह्यूज क्वांटिटी में फ्रॉम वन एरिया लेकर जा रहा है टू दी बॉर्डर के नज़दीक, जितने भी उनकी पोस्ट है, जितनी उनके कैंट्स हैं, इंपॉर्टेंट कैंट्स, उधर वहाँ पे जाके उनको हाउस कर रहा है। क्यों कर रहा है? ये सब तैयारियां नजर आ रही है। क्वाड अलायंस के अंदर जो है वो है तो एक इक्तिसादी अलायंस, लेकिन आप तो वहाँ पे जाके जंगी साजो सामान खरीदने लग गए हैं। आपने अमेरिका से बातचीत शुरू कर दी है, ऑस्ट्रेलिया से शुरू कर दी है, और टोटल आप जो है वो दिफाई सामान खरीद रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? फेज 2 का जो आपने नारा लगाया हुआ आप उसी की तैयारी कर रहे हैं ना। पाकिस्तान का ये डर अच्छा है, क्योंकि मोदी अब की बार छोड़ने के मूड में नहीं है, सजा देने का इरादा कर चुके हैं। मोदी का इरादा ही यही है, ना आका बचे ना प्यादा, यानी चीन पाकिस्तान की शामत आनी तय है, और इसकी तैयारी हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर पॉज में आने के बाद से ही शुरू कर दी है। क्या भारत दोबारा पाकिस्तान पे हमला करने का इरादा रखता है? मैं इसको जरा भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा। मुझे ऐसे लग रहा है, आई जस्ट कैन नॉट ट्रस्ट द एंटायर सेटअप। इंडिया के अंदर जो सेटअप है आप उसके ऊपर एतबार नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेटअप तैयार बैठा हुआ है कि कब मौका मिले तो दोबारा हिट करें पाकिस्तान। मोदी साहब चाहते हैं खड़ाक हों, अभी बात को ख़त्म नहीं करना चाहते। मोदी साहब बदला लेना चाहते हैं, मोदी साहब खड़ाक करना चाहते हैं, और वो प्ले बुक बदलना चाहते हैं ना। ऐसे देखता हूँ कि मोदी साहब इज प्लानिंग समथिंग बिग। इंडिया क्या करना चाहता है, याद रखें इस चीज़ को।
इंडिया क्या करना चाहता है। लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट प्राइम मिनिस्टर मोदीज डिसीजंस, उनको अंडर एस्टिमेट ना करें। मुझे ऐसे लगता है देयर इज समथिंग फिशी फिशी, कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ होने की तैयारियां हैं। मोदी साहब अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। वो कहते हैं कि हमारी खबर ना पता चले, इट मीन्स कि देयर इज ए ट्रूप्स मूवमेंट ऑन द ग्राउंड, देयर इज ए ट्रूप्स मूवमेंट ऑन द ग्राउंड, आइदर दे आर मूविंग देयर सोल्जर्स। मुझे ये लगता है कि जो कश्मीर है वो कश्मीर पे कुछ करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको इस चीज का पता है कि भारत के होम मिनिस्टर, भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब, अमित शाह साहब और इंडिया की जो लीडरशिप है वो इस बात को कह चुकी है कि हमें कश्मीर पाकिस्तान से लेना है, ये कश्मीर हमारा है। वो इस बात को कई दफा कह चुके हैं। दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग, नो, दे हैव सेड इट मेनी टाइम्स। बहुत दफा ये चीज कही है उन्होंने। सो क्या पाकिस्तान की लीडरशिप तैयार है? क्या हमें पता है क्या होने जा रहा है? किस तरह डायरेक्शन बदलेगी? किस तरह सिचुएशन हो रही है? अब होगा क्या, सुन ले मेरी बात, होगा ये, दे विल डू एन एक्ट एंड देन दे विल स्पीक। हम बोल रहे हैं बिकॉज वी आर नॉट डूइंग एन एग्रेसिव एक्ट, वो चुप है। होम मिनिस्टर इज साइलेंट, डिफेंस मिनिस्टर इज साइलेंट, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर इज साइलेंट, पीएमओ इज साइलेंट,